वृंदावन नगर में एक राजा महेंद्र रहा करते थे। वो शिकार के बहुत शौकीन थे। एक दिन वो अपने मंत्री के साथ जंगल की ओर गए तो उनको एक खरगोश नजर आया। राजा चलते चलते रुक गए। मंत्री जी देखिए ना, कितना प्यारा खरगोश है। हमारा जी चाहता है हम इस नन्हे खरगोश को महल ले जाएं। महारानी मेघा को खरगोश का बच्चा बहुत पसंद है। हम उनको ये भेंट करेंगे, वो बहुत खुश होंगी। महाराज, यदि महारानी को जानवरों से इतना लगाव है तो आप शिकार क्यों करते हो? शिकार हमारा शौक है और हम इसको नहीं छोड़ सकते। इतना बोलकर राजा ने उस खरगोश को अपनी गोद में बिठा लिया। वो खरगोश टुकर टुकर महाराज का मुंह देखने लगा। राजा ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया और कुछ ही दूरी पर जाकर उनको ऐसा लगा जैसे झाड़ियों के पीछे कोई जानवर है। उन्होंने जैसे ही तीर चलाया, एक जवान लड़का सामने आ गया और वो तीर उसके सीने के पास लग गया। महाराज, ये तीर तो किसी इंसान को लग गया, अब क्या करें? मंत्री जी, इतने घने जंगल में ये बावला कर क्या रहा था? अब उठाओ इसको और महल ले चलो। मंत्री ने उस लड़के को घोड़े पर डाला और महल ले आए। महल लाने के बाद उन्होंने वैद्य से उस लड़के का उपचार करवाया। कुछ ही दिन में वो लड़का ठीक हो गया। एक दिन महाराज उसके पास आए। वो गोद में उसी खरगोश को लेकर बैठा हुआ था जो महाराज महारानी के लिए लेकर आए थे। जिस दिन से तुम यहाँ आए हो पूरा समय इस खरगोश के साथ ही बिताते हो, क्या तुमको ये पसंद है? हाँ महाराज, अजीब सा रिश्ता बन गया है इससे। जिस दिन से ये मिला है बस दिल करता है इसी के साथ खेलता रहूं। पर हम तो इसको महारानी के लिए लाए थे। तभी महारानी वहां आ गई। महाराज, ये खरगोश हमारे पास रुकता ही नहीं, रमन के पास ही रहता है। हम इसको पूरा दिन खोजते रहते हैं, आखिर में ये हमें यहीं मिलता है। मुझे लगता है दोनों की आपस में अच्छी दोस्ती हो गई है। ठीक है महारानी, आप इसको ले जाओ, हमें रमन से बात भी करनी है। महारानी खरगोश को वहां से ले गई, पर खरगोश मुड़ मुड़ के रमन को ही देख रहा था जैसे दोनों का कोई पुराना रिश्ता हो। रमन, बहुत समय से तुम महल में हो, तुम्हारे घर वाले तुम्हें खोज रहे होंगे। अब तुम ठीक हो गए हो, अपने घर चले जाओ। रमन ने महाराज के सामने हाथ जोड़ लिए और उनसे कहा, महाराज, मेरा कोई परिवार नहीं है, मेरे पास कोई काम भी नहीं है। आप मुझे महल में कुछ काम दे दीजिए, आपका उपकार होगा। ठीक है, आज से तुम महल में रह सकते हो। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। समय के साथ रमन ने इतनी मेहनत की कि राजा के दिल में उसने अपनी जगह बना ली। एक दिन महारानी को एक अजीब बीमारी हो गई। तभी राजा ने वेद को बुलाया, पर वेद का कहना था कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं हो सकता। इतना बोलकर वेद वहां से चला गया। समझ नहीं आ रहा ऐसी महारानी को कौन सी बीमारी हो गई है, और वो भी ऐसी जिसका कोई तोड़ नहीं मिल रहा। मुझे दूसरे राज्य के वैद्य बुलाना पड़ेंगे। इतना बोलकर राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि वो अच्छे से अच्छे वेद को बुलाए और महारानी का इलाज करवाए। कुछ ही दिनों में एक के बाद एक वहां पर वेद आते गए, पर महारानी की बीमारी ठीक नहीं हुई और राजा निराश हो गए। महारानी, हमें माफ कर दीजिए, आपके लिए हम कुछ नहीं कर पाए। महाराज, आपने हमारा बहुत ख्याल रखा है। हमारे लिए इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है भला? आपने इतना प्रयास तो किया। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी वहां पर एक लड़की अजीब से गहने पहनकर आई और उसने राजा से कहा, महाराज, मेरा नाम चंद्रलेखा है और मैं पड़ोस के राज्य से आई हूँ। मैं महारानी के रोग को ठीक कर सकती हूँ, परंतु उसके लिए मेरी एक शर्त है। चंद्रलेखा, हमें तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं, बस तुम महारानी को ठीक कर दो। सोच लीजिए महाराज, ऐसा न हो कि आपको बाद में पछताना पड़ जाए। हमारे लिए महारानी से बढ़कर कुछ नहीं है इस जीवन में। हमने सोच लिया है कि हम तुम्हारी हर शर्त पूरी करेंगे। चंद्रलेखा ने महारानी की नब्ज देखी और उनसे बोली, महारानी के रोग के बारे में हम जान चुके हैं महाराज। इसका तोड़ हम आपको दे ही देंगे, पर आपको मेरा एक काम करना होगा। इस गांव में जो सबसे जवान और बहादुर इंसान होगा, उस इंसान को आप हमारे पास लेकर आइए। मुझे उनसे विवाह करना है। बस इतनी सी बात? यूं समझ लो तुम्हारी शर्त मान ली हमने। अब तुम जल्दी से महारानी के रोग का तोड़ दे दो। चंद्रलेखा ने राजा को एक अजीब सी किस्म की जड़ी बूटी दी, जिसको राजा ने रानी को पानी में मिलाकर दे दिया। जिस पानी के पीते ही महारानी एकदम से ठीक हो गई। तभी महाराज बहुत ज्यादा खुश हुए। चंद्रलेखा, तुमने अपना वादा पूरा किया है, अब हमारी बारी है। आज ही हम गांव के सारे लोगों को बुलवाते हैं और जो तुमको सबसे जवान और सुंदर लगे तुम उससे विवाह कर लेना। ठीक है महाराज, परंतु वो विवाह विधि विधान से आपको कराना होगा। मंजूर है। राजा ने मंत्री को बुलाकर सारे गांव वालों को महल में बुलाया।
परंतु चंद्रलेखा को कोई भी ऐसा आदमी नहीं दिखा जिसकी उसको तलाश थी। उसने राजा से कहा, महाराज जी, गांव में क्या कोई ऐसा बचा है जो यहाँ पर आया ना हो? मुझे लगता है सब आ गए हैं। मैंने तो सुना था वो यहीं पर है। चंद्रलेखा ने राजा से कहकर 2 दिन महल में ही गुजारे। एक दिन चंद्रलेखा ने देखा रमन खरगोश के साथ खेल रहा था और उससे बातें कर रहा था। चंद्रलेखा उसको देखकर वहीं पर रुक गई और मन में बोली, मैं जानती थी तुम मुझे यहीं पर मिलोगे, इसीलिए तो मैं वृंदावन आई थी तुमसे विवाह करने, वो भी विधि विधान के साथ। चंद्रलेखा उसके सामने आ गई। चंद्रलेखा, तुम यहाँ? मैं यहाँ 2 दिन से हूँ और तुम मुझसे छिपे फिर रहे हो। तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं सकती? अगर मुझे पता होता कि शैतानों की शैतान वृंदावन आ चुकी है तो पिताजी मुझे यहाँ रहने देते क्या? कितना मूर्ख है तू और तेरे पिता राजा भानुपुर। पहले तुझे अपने ही राज्य से खदेड़ दिया, अब तो यहाँ पर नौकर बन के रह रहा है। पिताजी ने मुझे नहीं खदेड़ा, वो तो बस मुझे तुम जैसी डायन से बचाना चाहते थे। तुम एक डायन हो, मैं तुम्हारी सच्चाई राजा और महारानी को बता दूंगा। रमन के इतना बोलते ही चंद्रलेखा एक डायन में परिवर्तित हो गई। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा, उसका कद आसमान छूने लगा। तू मेरी सच्चाई राजा महेंद्र को बताएगा? क्या कर लेगा, क्या कर लेगा राजा महेंद्र? तेरा पिता और तेरी जादूगरनी माँ कुछ नहीं कर पाई, नहीं ना तो फिर ये बेवकूफ राजा क्या ही कर पाएगा मेरा। अगर तू अपने राज्य की तरह इस राज्य को भी बर्बाद करना चाहता है तो तू राजा महेंद्र को मेरी सच्चाई बता दे और मैं इसके लिए तुझे बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी। इतना बोलकर डायन जोर जोर से हंसने लगी और राजकुमार रमन जैसे बहुत ज्यादा बेबस हो गए। उनको वो दिन याद आ गए जिस दिन चंद्रलेखा ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। प्रातःकाल का समय था। राजा देव सिंह अपने बड़े बेटे राजकुमार रमन और उसकी बेटी मोहिनी के साथ बगीचे में बैठे हुए थे। तभी मोहिनी ने कहा, पिताजी, मुझे भी भैया की तरह तलवार चलाना सिखाओ ना। अभी तुम पिद्दी सी हो और मेरी तलवार चलाओगी, पहले तुम बड़ी हो जाओ। पिताजी, देखो ना भैया मुझे पित्ती पित्ती बोलते रहते हैं हमेशा। बेटा, वो तुम्हें प्यार में बोलता है, तुम ज्यादा चिढ़ जाती हो ना, इसीलिए वो तुम्हें छेड़ता है। वो तीनों अभी बातें कर ही रहे थे, तभी महारानी मीरा वहाँ पर आ गई। महाराज, हमारा बेटा 23 वर्ष का हो गया है और हम चाहते हैं उसका राज्य अभिषेक होते ही उसका विवाह भी कर दिया जाए। ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बोली महारानी। पिताजी, हमें पूरे राज्य पे ध्यान देना है। मुझे भी इस राज्य का ऐसे ही ध्यान रखना है जैसे आपने रखा। उसमें सबसे ज्यादा तुम्हारी माँ का हाथ है। इनकी जादुई शक्तियाँ दुनिया की हर उस मुसीबत को देख सकती हैं जो आने वाली होती है और हम उसको आने से पहले ही रोक देते हैं। अभी वो बातें कर ही रहे थे, तभी एक धुआंकार के साथ चंद्रलेखा वहाँ पर आ गई। महारानी, चाहे कितनी भी बड़ी जादूगरनी क्यों ना हो, वो मुझे कभी भी भाप नहीं सकती। मैं चंद्रलेखा हूँ, चंद्रलेखा। चंद्रलेखा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? महाराज, मैं चंद्रलेखा डायन आपके पुत्र से विवाह करना चाहती हूँ और वो भी विधि विधान के साथ में। चंद्रलेखा, होश में आओ, हम तुम्हारी नियति को अच्छे से समझते हैं। तुम हमारे बेटे से विवाह करना चाहती हो ताकि तुम पूरे 11 राजकुमारों की बलि देकर तुम अपने शैतानों के शैतान जोराव को जिंदा कर सको। महारानी, आप तो हमें इतनी जल्दी पहचान गई तो अच्छा ही हुआ। अब राजकुमार रमन का विवाह मेरे साथ करा ही दो। हमारे पुत्र पर अपनी गंदी दृष्टि भी मत डालना चंद्रलेखा, चली जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से तभी जाऊंगी जब मेरा विवाह राजकुमार के साथ होगा। चंद्रलेखा, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। इतना बोलकर महारानी ने अपनी जादुई शक्ति से चंद्रलेखा पर वार किया और चंद्रलेखा ने हंसते हंसते वो वार अपने हाथों से रोका और फिर वहीं पर महारानी को पलट दिया, जिससे महारानी जमीन पर गिर गई। राजकुमार रमन और राजा तेजी से महारानी की तरफ बढ़े। राजकुमार रमन, अगर आप अपना राज्य बचाना चाहते हैं तो आप मुझसे विवाह कर लीजिए, नहीं तो मैं सब कुछ जलाकर राख कर दूंगी। उसने फूंक से ही पूरे गांव में आग लगा दी और तभी सब जगह पर अफरा तफरी मच गई और सब लोग इधर उधर भागने लगे। जानवर जोर जोर से चीख रहे थे, बच्चे रो रहे थे, सभी तरफ कोहराम मचा हुआ था और चंद्रलेखा जोर जोर से हंस रही थी। उसने महारानी की तरफ बढ़ते हुए कहा, अभी भी समय है तेरे पास महारानी, समझा राजकुमार को। चंद्रलेखा, गांव वालों के साथ साथ चाहे तुम हमारी सबकी जान क्यों ना ले लो, मैं अपने राजकुमार का विवाह तुमसे नहीं होने दूंगी। हम जोराव को दोबारा जिंदा नहीं होने देंगे। तुमको तुम्हारे मंसूबों में हम कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे।
चंद्रलेखा बहुत ज्यादा क्रोधित हो उठी। उसने राजकुमारी के ऊपर एक वार किया, जिससे राजकुमारी एक खरगोश में बदल गई। उसके खरगोश बनते ही राजा और रानी दोनों रोने लगे। राजकुमार ने अपनी छोटी बहन को जानवर में बदलते देखा तो जैसे उसका सब कुछ छिन गया। उसने अपने माता पिता की ओर देखा, जो बेबसी से राजकुमारी को गोद में लिए रो रहे थे। राजकुमार ने चंद्रलेखा से कहा, चंद्रलेखा, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, परंतु मुझे कुछ समय चाहिए। ये तुम क्या बोल रहे हो राजकुमार? ये तुम क्या बोल रहे हो? हमारी चिंता मत करो राजकुमार, हमारी चिंता मत करो। डरो उस कहर से जो आने वाला है। तुम अपने माता पिता की तरह मूर्ख नहीं हो राजकुमार। चांद की अगली 11 तारीख को मैं फिर से वापस आऊंगी। अगर तुमने अपना फैसला बदला तो फिर से मैं तुमको एक भयानक मौत दूंगी। और याद रखना, मैं चंद्रलेखा हूँ, चंद्रलेखा। इतना बोलकर चंद्रलेखा वहां से गायब हो गई। विजयगढ़ तो पूरा बर्बाद हो ही गया था। महारानी ने अपने जादू से राजकुमारी को ठीक करने की पूरी कोशिश की, परंतु राजकुमारी ठीक नहीं हुई। तभी राजा ने राजकुमार से कहा, हम अपनी बेटी को ठीक कर पाएंगे या नहीं ये तो हम नहीं जानते, परंतु हम तुमको उस डायन से शादी नहीं करने दे सकते। बेटा तुम भाग जाओ यहाँ से, कहीं दूर चले जाओ जहाँ तुमको चंद्रलेखा ना ढूंढ पाए। पिताजी, मैं अपना राज्य से बिखरते हुए छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? मेरी बहन खरगोश बन गई, माँ का जादू काम नहीं कर रहा, पूरा गांव जल के राख हो गया है, और ऐसे में आप मुझे यहाँ से दूर भेजना चाहते हो? ये हम इस राज्य के लिए ही कर रहे हैं। तुम यहाँ से दूर रहोगे तो एक ना एक दिन सब ठीक हो ही जाएगा। मैं तुम्हारी माँ को लेकर साधु बाबा के पास जा रहा हूँ, वो कोई ना कोई तो उपाय ज़रूर बताएंगे। तब तक तुम ऐसे राज्य में जाओ जहाँ तुमको कोई ना जानता हो कि तुम राजकुमार हो, एक आम इंसान का जीवन जीना। चंद्रलेखा को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम हो कहाँ। हमें जैसे ही चंद्रलेखा का कोई तोड़ मिलता है हम तुमको बुलवा लेंगे। राजकुमारी को तुम अपने साथ ले जाओ, इसको एक पल के लिए भी खुद से अकेला मत छोड़ना। बेटा, महाराज ठीक कह रहे हैं। पिताजी, आप माँ और राजकुमारी को लेकर कहीं सुरक्षित जगह चले जाइए, मैं साधु बाबा के पास जाता हूँ। नहीं बेटा, तुम अभी इतना कुछ नहीं जानते हो चंद्रलेखा के बारे में। मेरे पास कुछ शक्तियाँ थी, मैं तब भी उससे नहीं जीत पाई हूँ। तो फिर तुम तो एक नेक दिल के राजकुमार हो, और इसी नेक दिली का चंद्रलेखा फायदा उठाना चाहती है। इतना बोलकर राजा और रानी ने दुखी मन से राजकुमार और राजकुमारी को विदा किया। राजकुमार खरगोश बनी राजकुमारी को लेके दूसरे राज्य के ओर चल दिए। वो अभी राज्य में घुसे ही थे, तभी उनको तेज प्यास लगी। उन्होंने खरगोश को वहीं बिठाया और फिर उससे बोले, आपको भी पानी पीना है? नहीं भैया, हमें पानी नहीं पीना। जब से हमको चंद्रलेखा ने खरगोश बनाया है तब से हमको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हम कब ठीक होंगे भैया? आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। पिताजी माँ साधु बाबा के पास गए हैं, वो जैसे ही लौटेंगे देखना सब ठीक हो जाएगा। राजकुमार रमन राजकुमारी को समझा ही रहे थे, तभी खरगोश की नजर एक तितली पर पड़ी। भैया भैया, वो देखो कितनी प्यारी तितली है, हमें उसको पकड़ना है और हमें उसके साथ खेलना है। राजकुमारी, आप उसके पीछे मत जाइए, वो आपके साथ नहीं आएगी। राजकुमार रमन के मना करने के बाद भी खरगोश नहीं रुका और तितली के पीछे दौड़ने लगा। राजकुमार की नजरों से वो छोटा सा खरगोश जरा ही सी देर में ओझल हो गया। राजकुमार परेशान होकर उसको चारों तरफ देखने लगे। तभी उसकी नजर राजा महेंद्र के घोड़े पर गई। उन्होंने खरगोश को अपनी गोद में उठाया हुआ था। मेरी बहन को राजा ने उठा लिया है, अब मैं क्या करूं? राजकुमार रमन ने देखा कि राजा महेंद्र शिकार के लिए आए हैं। वो अपनी जान की परवाह किए बिना भागकर झाड़ियों में छुप गए और राजा के तीर चलाने की प्रतीक्षा करने लगे। उसके बाद जैसे ही राजा ने तीर चलाया, वो तीर रमन को लग गया। राजकुमार रमन न जाने कब से यहाँ बैठे बैठे यही सोच रहे थे। तभी महारानी की आवाज उनके कानों में पड़ी। कुछ सोच रहे हो रमन? रमन ने मुड़ के देखा तो वहां पर महारानी खड़ी हुई थी। रमन ने जल्दी से कहा, महारानी, हम सोच ही रहे थे हमारा खरगोश आपके पास ही होगा। जी महारानी, ये लीजिए आपका खरगोश, पर प्यार से रखना उसको। हाँ, हमने देखा तुम दोनों अच्छे दोस्त बन गए हो। ये हमसे कभी भी बात नहीं करते, मगर आपसे तो बहुत ज्यादा बातें करते हैं, क्यों? महारानी ने देखा रमन और खरगोश दोनों ही बहुत ज्यादा चिंतित हैं। आप परेशान क्यों हो? क्या हमसे कुछ कहना चाहते हो? महारानी, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, पर कह नहीं पाएंगे।
तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम इतने समय से महल के काम करते हो, तो फिर आज अपनी बात रखने में इतना ज्यादा क्यों हिचक रहे हो? महारानी, इन 2 दिनों में हम जरूरी काम से राज्य से बाहर गए थे। हमें नहीं पता महल में क्या हुआ है। हमें आप बता सकती हो चंद्रलेखा महल में कब और क्यों आई? महारानी ने राजकुमार रमन को सारी बातें बता दी। अब राजकुमार रमन पहले से भी ज्यादा परेशान हो उठे। चंद्रलेखा ने राजा से शर्त रखी थी कि विधि विधान से वो राजकुमार से विवाह करेंगी। राजकुमार रमन के पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचा था चंद्रलेखा से बचने का। मौत उनको साफ साफ नजर आ रही थी। अगले दिन चंद्रलेखा ने राजा से भरी सभा के सामने राजकुमार रमन से विवाह करने की इच्छा रख दी और राजा ने स्वीकार कर ली। एक बार राजकुमार से तो पूछ लीजिए। ये कुछ नहीं बोलेगा, मेरा वफादार है। राजा ने चंद्रलेखा और रमन के विवाह के लिए सारी तैयारियां कर ली। रमन ने जैसे ही देखा उसके पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं बचा। उसने राजकुमारी खरगोश को गोद में लिया और घोड़े पर बैठकर चुपके से राज्य से निकलने लगा। उसके भागने की खबर चंद्रलेखा को न जाने कहां से मिल गई। महाराज, आपका वफादार भाग गया है। आप अपने वादे को नहीं तोड़ सकते हैं। तुम फिक्र न करो चंद्रलेखा, मैं अपने सिपाहियों को भेजकर अभी रमन को बंदी बना लेता हूँ। राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया। कुछ ही देर में सिपाही रमन को पकड़ के राजा के सामने ले आए। हमने तुम पे कितना विश्वास किया, महल में काम दिया, तुमने हमारे आदेश को तोड़ने का दुस्साहस कैसे किया? महाराज, मैं चंद्रलेखा से विवाह नहीं करूंगा। वो एक डायन है। मैं इंसान होकर किसी डायन से विवाह कैसे कर सकता हूँ? ये तुम क्या कह रहे हो रमन? चंद्रलेखा डायन है? राजा ने चंद्रलेखा की तरफ देखा। चंद्रलेखा क्रोधित हो उठी और अगले ही पल वो डायन में परिवर्तित हो गई। सब चंद्रलेखा का ये रूप देखकर हैरान हो गए। चंद्रलेखा, तुमने हमसे झूठ बोला। मूर्ख राजा, तुझे अपना वादा पूरा करना ही होगा, नहीं तो मैं तेरे राज्य का भी यही हाल कर दूंगी जो मैंने राजकुमार रमन के राज्य का किया है। रमन राजकुमार है? हमें ये बात पता कैसे नहीं लगी? अब तुम सबका समय खत्म हो गया है। अब मेरा समय है। या तो मेरा विवाह संपन्न करवाओ, नहीं तो मैं सबका स्वाहा यहीं पर कर दूंगी। चंद्रलेखा कुछ कर पाती तभी वहां पर राजा देव सिंह और महारानी मीरा साधु बाबा के साथ आ गए। राजा देव सिंह और मीरा को वहां पर देखकर राजा महेंद्र और भी ज्यादा चौंक गए। महाराज, आप यहाँ? क्या रमन वाकई आपका पुत्र राजकुमार रमन है? हाँ, चंद्रलेखा ने हमारे राज्य को जलाकर खाक कर दिया। वहाँ के छोटे छोटे बच्चे बूढ़े सब जलकर मर गए, परंतु अब बारी चंद्रलेखा की है। अब इसको विजयगढ़ के लोगों के खून के एक एक कतरे का हिसाब देना होगा। मूर्ख राजा, तू क्या ही करेगा मेरा मुकाबला? आज तक चंद्रलेखा के सामने कोई भी नहीं टिक पाया है। तुझे बहुत गुरूर है अपनी ताकत पे। आज मैं तेरा गुरूर और वजूद दोनों मिट्टी में मिलाने आया हूँ। साधु बाबा का इतना बोलना था कि चंद्रलेखा ने साधु बाबा पर वार किया। साधु बाबा ने वो वार अपनी छड़ी से रोका और साधु बाबा ने अपनी मुट्ठी में कुछ भभूत लिया हुआ था। साधु बाबा ने उस पर कुछ मंत्र पढ़ा और उसको चंद्रलेखा की तरफ फेंक दिया, जिससे चंद्रलेखा जोर से चीखी। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो साधु बाबा। चंद्रलेखा, ये जोराव के मृत शरीर की खाक है। अगर जोराव तुझे बना सकता है तो मिटा भी सकता है। अब तेरा अंत तुझे बनाने वाला ही करेगा। दुनिया की कोई ताकत तेरे सामने टिके ना टिके, पर जोराव के शरीर की खाक तुझे मिटा के रहेगी। जैसे ही वो राख चंद्रलेखा के शरीर पर जाकर लगी तो उसके शरीर से चिंगारियां उठने लगी। वो चिल्लाते हुए बोली, साधु बाबा, तुमने जोराव के शरीर को अग्नि देकर अच्छा नहीं किया। मैंने सालों से उसको संभाल कर रखा हुआ था। मैं वापस जरूर से आऊंगी, जरूर से आऊंगी और जोराव का बदला जरूर से लूंगी। कुछ ही देर में चंद्रलेखा खत्म हो चुकी थी। उसके मरते ही राजकुमारी भी खरगोश से इंसान में बदल गई। महाराज और रानी मीरा बहुत ज्यादा खुश हुए। मेरी बहन, मुझे माफ कर दे। मेरी वजह से तुमको इतने समय खरगोश के रूप में रहना पड़ा। भैया, आपकी कोई गलती नहीं है इसमें। आपने तो मेरा खरगोश बनने के बाद भी इतना ज्यादा ख्याल रखा। मेरी वजह से महाराज महेंद्र का तीर आपने अपने ऊपर ले लिया। अगर आपको कुछ हो जाता तो? पिताजी ने कहा था एक आम इंसान की तरह छुप के रहने के लिए, परंतु आप मेरी वजह से महल में आ गए। मुझे माफ कर दो राजकुमार रमन, मुझे नहीं पता था खरगोश के रूप में राजकुमारी है। जिस दिन से मैंने राजकुमारी को खरगोश के रूप में देखा था, मुझे उसी दिन से लगता था राजकुमार रमन और राजकुमारी का कोई तो रिश्ता जरूर से है, पर इतना गहरा रिश्ता होगा ये हमें बिल्कुल नहीं पता था। महारानी मेघा, आपने मेरे दोनों बच्चों को महल में पनाह दी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद